नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे यूएफबीयू यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। जी हाँ, क्या 3 दशकों के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस टुकड़ों में बंटने वाला है? इसी पर आज बात करेंगे। और बात करने का जो संदर्भ है वो अभी पिछले महीने डीएफएस के एक लेटर के बाद शुरू होता है। इससे पहले कि उस लेटर की बातचीत हम करें, आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि यूएफबीयू बना क्यों बैंकों में। 14 फरवरी 1997 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का गठन हुआ मुंबई में। 9 यूनियंस उसमें शामिल हुई। उसका सबसे बड़ा जो पर्पस था, जो कारण था, उस समय के एआईबी के जो जनरल सेक्रेटरी थे तारकेश्वर चक्रवर्ती, उस समय यूको बैंक की हालत बहुत खराब हो गई थी। 1996 फाइनेंशियल क्राइसिस में था यूको बैंक, और 97 में जनवरी में यूको बैंक में वेज फ्रीज कर दिया गया। यानी एक बैंक सरकारी जिसमें कि बोर्ड ने डिसीजन लिया कि जो वेज है उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब उसकी लड़ाई तारकेश्वर लड़ रहे थे, लेकिन उनको लगा कि वो अकेले उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे, और जब बाकी भी विरोध दूसरी यूनियंस का होता है तो उस विरोध को खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि सभी का कंसेंसस हो। एक अच्छा प्रयास था, और उसके बाद ये हुआ भी कि फरवरी में 97 में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बना। उसने एजिटेशन का नोटिस दिया, एजिटेशन हुआ, और जो वेज फ्रीज था वो समाप्त हो गया यूको बैंक का। तो लगा कि भाई एक जो यूनाइटेड जो लड़ाई है उससे बैंकों में अचीव किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्य अच्छा था, लेकिन जो सोच थी पीछे वो यही थी कि जो बाकी यूनियंस थी वो मेजॉरिटी यूनियन के ऊपर जो अटैक करती थी, उस अटैक को भी कम करना था कि जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही फॉर्म पर होंगे और इकट्ठा होकर लड़ाई भी लड़ेंगे, समझौता करेंगे, तो वो जो बातें उठती हैं, जो लोग दूसरी यूनियंस अटैक करती हैं, वो अटैक कम हो जाएगा। ये वही यूनियंस थी कि जो शुरू से इस पक्ष में नहीं थी और वो होने भी नहीं देती थी कि जो माइनॉरिटी यूनियंस की उनके साथ एक टेबल पर बैठा जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो समझौता हुआ उसमें उन्होंने बाकी यूनियंस को इकट्ठे बैठने नहीं दिया, और 4, 5, 6 यूनियन जो सेटलमेंट था उसमें तो एलओडब्ल्यू और नोबो ने साइन ही नहीं किए। हालांकि उसके बाद से 8वें से समझौते थे जो यूएफबीयू के नाते वेज रिवीजन और बाई पार्ट सेटलमेंट होने शुरू हुए। लेकिन अब बात वहां से हटकर यहां आती है प्रेजेंट में कि ये जो घटनाक्रम है ये क्या होता है। भारतीय मजदूर संघ की यूनियंस हैं एलओडब्ल्यू और नोबो। भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। तो वो सरकार से फॉलो अप कर रहे थे कि जो माइनॉरिटी यूनियंस हैं उनको भी आईआर मिलना चाहिए, यानी उनके साथ भी बैठकर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मीटिंग करनी चाहिए, यानी कि उनका भी सुनना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि मेजॉरिटी यूनियन जो कह रही है वही ठीक है। हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं वो भी कर्मचारियों के हित में, बैंक के हित में कोई अच्छा सुझाव दे सकते हो। ऐसा बहुत बार हुआ है और मैनेजमेंट ने उसको माना भी है। तो उसका प्रयास चल रहा था। तो उस प्रयास में 10 तारीख को डीएफएस ने लेटर बैंकों को निकाल दिया कि भाई आप मेजॉरिटी यूनियन के साथ स्ट्रक्चर्स मीटिंग करेंगे, हर 3 महीने में करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इमीडिएट जो है 3 जो मेजॉरिटी यूनियंस, अपने आप को सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियंस,
AIB, आईबो करेंसी भी और एक ज्वाइंट लेटर DFS को लिखते हैं कि ये गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी यूनियन तो वही है और वो उनके साथ बात होती है, तो फिर ये नया लेटर क्यों। इसी बीच फिर जो है यूनियंस के द्वारा, BMS के द्वारा प्रयास किया जाता है मिनिस्ट्री में, और मिनिस्ट्री फिर एक 30 तारीख को एक पत्र जो है बैंकों के लिए निकालती है कि ये होना चाहिए, चाहे कोई मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, जो रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियंस के साथ भी आपको स्ट्रक्चर मीटिंग करनी पड़ेगी। और फिर से जो है एक पत्र, ये तीनों यूनियंस उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस करते हुए कि ये वायलेशन है, ये रूल्स का वायलेशन है। IR कोड 2020 में भी जो है वो यूनियंस रिकॉग्नाइज कौन होगी उसकी परसेंटेज की बात है। वो ठीक है, लेकिन आपको इस चीज से घबराहट क्यों हो गई? भाई आप तो एक बड़ा संगठन है, फिर छोटी अगर कोई यूनियन के साथ मैनेजमेंट बात अभी भी करती हैं, अभी भी यूनियंस के साथ मैनेजमेंट सभी के साथ बात करती है, तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि जो उनका वर्चस्व है, जो वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसे सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसी बात कर लेते हैं, बहुत सारे समय के ऊपर जो है वो अपने को सरेंडर कर देते हैं, वो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। अब हालांकि इन मीटिंग्स में जरूरी नहीं कि सभी को इकट्ठा बुलाया जाएगा या मेजॉरिटी को अलग बुलाया जाएगा, माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज यूनियन को अलग बुलाया जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह का कोई प्रयास होता है तो क्या मुश्किल है? मुश्किल सिर्फ यही है कि वर्चस्व जो है उसकी जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ना चाहते हैं, और ये दिखाता है कि अब UFBU दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आता। एक तरफ मेजॉरिटी यूनियंस हैं, दूसरी तरफ माइनॉरिटी यूनियंस, सो कॉल्ड माइनॉरिटी यूनियंस को कहा जा सकता। हो सकता है उनकी संख्या कम होगी, लेकिन उनका एग्जिस्ट है। जब आप वेज रिवीजन के लिए, बाई पार्ट सेटलमेंट के लिए एक टेबल पर बैठकर बात करते हो, तो यहां आपको क्या मुश्किल है? और आगे वो ये भी कहते हैं कि इसके बाद जो है बाई पार्ट के अंदर भी इसके कारण से मुश्किल आएगी, यानी वहां पर भी वेज रिवीजन में भी, बाई पार्ट में भी मेजॉरिटी यूनियन के साथ IBA बात करेगी, माइनॉरिटी यूनियन के साथ अलग से करेगी या नहीं करेगी। मतलब उनका जो डर है सिर्फ यही है कि उनका अपना वर्चस्व जो है वो समाप्त हो रहा है। अब सोचना आपको है। एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाब नेशनल बैंक में एक CMD थे, मिस्टर कोहली। वो जब बैंक में आए तो NOW के लोगों ने उनसे मिलने गए, उनको कहा कि भाई बाकी बैंकों, वो पंजाब एंड सिंध बैंक में से आए थे पंजाब नेशनल बैंक में, तो लोगों ने कहा कि वेलफेयर के नाम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं। उनका बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इमीडिएट। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक घोषणा करता हूँ, मैं एक दे देता हूँ। उन्होंने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि न्यूज़पेपर जो है वो बाकी बैंकों में मिलता है, वो भी दे देंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां की जो मेजॉरिटी यूनियन थी AIB की, वो कोहली साहब के पास लड़ने चले गए कि आपने हमारे साथ बिना चर्चा के ये कोई सुविधा दे कैसे दी? यानी आप ठेकेदार हैं क्या कि आपके बिना बैंक जो है कर्मचारियों का कोई हित नहीं कर सकता? लेकिन आप कर्मचारियों का हित ना करते हुए अहित करने के लिए सरेंडर पे सरेंडर। आज अगर जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का मुद्दा है या टेम्परेरी का मुद्दा है, आउटसोर्सिंग, बात तो आप बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन आपके सरेंडर के कारण ही आज बैंकों में आउटसोर्सिंग है, आज पार्ट टाइम एम्प्लॉइज की हालत खराब है। तो आज समय आ गया है, अच्छा है यूनिटी बनी रहे, लेकिन अगर आप अपने आप को बड़े भाई समझते हैं और है नहीं, तो फिर आज के इस समय में ये विभाजन होना अच्छा है या बुरा है, ये तो यूनियंस तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये बैंक एम्प्लॉइज के
दिमाग में चला चाहिए कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट क्या है, क्यों ये ठेकेदारी अपनी बनाए रखने चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।